हो गया। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में मिस्टेक है बेटा, मिस्टेक नहीं है, वो आपको बताया है कि कौन सा पार्ट में मिस्टेक है ये निकालना है। हाँ, सो सही कैसे करना है वो तो यहाँ पे दे दिया है मैंने, ठीक है। अब ये देखो सारा भी तो वही है यार, कुछ भी नया नहीं है। ही विल रिवाइज इट जब ये वापस आएगा, वेन ही कम्स बैक होगा। इज और कम्स एक साथ क्यों होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो सही लगाओगे। वेन ही कम्स बैक कहाँ है? वेन ही कम बैक, ऑन कमिंग बैक, ओके। जब आपके पास वेन ही कम्स बैक किसी ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूं? ऑन कमिंग बैक। क्यों? ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक। ऑन जो होता है ना बेटा, ऑन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। क्लियर? इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास समय होता होगा। V1 देखो, V1 SES वाला स्ट्रक्चर है ये। ही विल टेलीफोन, ठीक है। अगर उसके पास समय होगा तो वो फोन करेगा। फ्यूचर कंडीशनल, नो इंप्रूवमेंट। चलो बनाओ, खत्म ही हो रहा है, लेकिन हाँ अभी कुछ और है इसके कंफ्यूजन, उसको करना है फिनिश। चलो, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, खत्म मामला। इफ वाले भाग में ही विल लगा दिया। इफ आई गेट, बी क्विक, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। वुड क्यों लगेगा? पास्ट टेंस की बात थोड़ी है, नहीं तो मिस हो जाएगी ये, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है ना। फ्यूचर की बात है भाई, फ्यूचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अब आओ, कुछ और स्ट्रक्चर्स है जो देखना जरूरी है, और इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा।
हो गया? चलो देखो ध्यान से, कहोगे ये स्ट्रक्चर कैसा है भाई? अगर आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो बनेगा बट फॉर योर हेल्प, यानी कि आपके हेल्प के बिना आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल कर गया होता। बट फॉर का मीनिंग क्या निकल रहा है? चलो अगर मैं बट फॉर के जगह पे विदाउट लिख दूं तो काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बट फॉर के जगह पे विदाउट लगा दूं तो भी तो काम चलेगा। देखो तो, है ना? क्लियर? बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, तुम्हारे हेल्प के बिना मैं फेल कर गया होता। बट फॉर हिज टाइमली अराइवल, इसका मतलब इसका अगर टाइमली अराइवल नहीं हुआ होता, विदाउट हिज टाइमली अराइवल, तो पेशेंट वुड हैव डाइड। आप एक स्ट्रक्चर देखो, बट फॉर का मीनिंग क्या निकल रहा है? विदाउट, और उसके बाद लगा दिया किस चीज के बिना? वो लगा दिया। और सेकेंड भाग वुड हैव प्लस V3 है, जो हम पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे फर्स्ट एक्शन में इफ प्लस हैड प्लस V3 नहीं है, बट फॉर प्लस जो चीज की बात की जा रही है वो है। देखो ठीक है? क्लियर? अब आओ, सेकेंड और थर्ड भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देख लिया ना आपने, नेक्स्ट वाला पोर्शन तो वही है जो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन पहला वाला पोर्शन थोड़ा अजीब सा है। देख लो, याद रखना जो 90% क्वेश्चंस है सिर्फ 3 स्ट्रक्चर से आता है। क्या? पहला में इफ वाले भाग में विल दे देगा, हो गया, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। दूसरा, इफ वाले भाग में वॉज दे देगा, जो हमें वर लगाना है, वो टाइप 2 है। और तीसरा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इधर दिखेगा तो उधर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 लगाएंगे, और अगर इधर सब्जेक्ट प्लस V2 दिखा वॉज को छोड़कर तो हम आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। यही 3 स्ट्रक्चर है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये सब तो मैंने मैंने कहा ना 1% जो क्वेश्चन बच जाता है ना, वो अब मैं वहां पे पहुंच गई। इससे देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस का मेन पोर्शन तो खत्म हो गया। टाइप्स होता है ना यार। अब आओ, कहोगे मैम आपने सिखाया है सब्जेक्ट प्लस V2, तो वुड प्लस V1 सिखाया था, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म सिखाया था, और हैड प्लस V3 था तो आपने वुड हैव प्लस V3 सिखाया था। आपने तो इसका उल्टा बिठा दिया, इसका उल्टा बिठा दिया। ये क्या कर दिया? जहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 था वहां वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था, जहां पे हैड प्लस V3 था वहां वुड हैव प्लस V3 था। ये दोनों तो सेंटेंस आपने खिचड़ी पका दिया। अभी तक खुद आपने कहा मुझे कि 3 स्ट्रक्चर याद रखना है। इफ वाले भाग में विल नहीं आएगा, एक ये याद रखना है। फिर इफ वाले भाग में कोई भी V2 आ जाए वॉस नहीं आएगा, ये याद रखना है। फिर आपने कहा है कि इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस V2 हो वॉस को छोड़कर, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। और अगर इधर इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 हो तो नेक्स्ट भाग में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। बस यही तो है जहां से 99% क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपने ये इसका खिचड़ी पका दिया, इसका इसके साथ होना चाहिए था और इसका इसके साथ होना चाहिए था। ये खिचड़ी क्यों पका है ना? देखो तो, है ना? बोलोगे सेकेंड और थर्ड तो बिल्कुल अजीब सा खिचड़ी है। ये क्या है?
नहीं। अब सुनो क्यों हुआ है, उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। जरा पहले इसको देखो फिर एक्सप्लेन करूंगी। देख लिया? चलो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से देखना। मान लो, पहले ध्यान से सुनो क्या मैं बोलना चाह रही हूं। मान लो मैं अमेरिका में रहती हूं और मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है और सारा क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और मैं कहीं गई इंटरव्यू के लिए और वापस आई हूं और मैंने बताया मुझे तो नौकरी नहीं मिली। लोग पूछेंगे क्यों नहीं मिली, क्या हो गया, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी थी, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई पहुंच गई थी क्या? तो मैं कहूँगी यार अमेरिका में रेसिज्म बहुत है, यहाँ नस्लवाद बहुत है। अगर मैं अंग्रेज होती ना तो मुझे ये नौकरी मिल गई होती। एक बात बताओ, क्या कहा मैंने? अगर मैं अंग्रेज होती, मतलब जैसे कई जनरल कैटेगरी वाले भी यहाँ यही कहते हैं कि अगर मैं रिजर्व कैटेगरी का होता। कब की बात कर रहा है वो? प्रेजेंट की। मतलब वो अंग्रेज नहीं है, वो रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, रिजल्ट निकल चुका है, उसे नौकरी नहीं मिली है, तो कह रहा मुझे नौकरी मिल गई होती। एक बात बताओ, ये जो मैं अंग्रेज होती वो कब की बात है? बोलोगे मैम प्रेजेंट है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना? प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए मैंने क्या लगाने बोला था आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वो भी वॉज नहीं वर। राइट, क्लियर? नौकरी कब नहीं मिली भाई? रिजल्ट निकल चुका है, नाम आपका नहीं है, तो कहोगे मुझे ये नौकरी मिल गया होता। कब? पास्ट में। आप अपना कंडीशन बता रहे हो प्रेजेंट का और रिजल्ट बता रहे हो पास्ट का। जो नौकरी गवा के घर आए हैं मैं उसकी बात कर रही हूं, यानी कि वो प्रेजेंट इमेजिनेशन मेरा नस्ल की बात है। लेकिन जो पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है वो ये है कि मुझे ये नौकरी मिल गई होती लेकिन नहीं मिली है। ये पास्ट में अनफुलफिल्ड रह गया, मुझे नहीं मिली। देख रहे हो क्या है ये? ये है खिचड़ी वाला, मतलब मिक्स्ड, जहां पे पहला तो प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट है और सेकंड पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट है और पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है। देखो तो जरा, ठीक है? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सुनो ध्यान से, फिर से वैसा ही एक स्ट्रक्चर देखो और इसको समझने की कोशिश करो। इसको ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ही क्वेश्चन था आज तक जो आया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको डाल दिया है। ठीक है, इसको देखो, ये भी समझा दूं मैं। और ये कंडीशनल सेंटेंस आज खत्म हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है पूनम, जानते हो ये बस आया हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया।
चलो अंकित, मैंने ऑलरेडी अपने स्टाफ को दे दिया है। बेटा आप डिटेक्टिंग एरर तो लोड कर दो, वरना मैं ही लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, मैं खुद लेट हूँ। अब तुम भी 3 दिन से अभी तक कितने बैच में किए हो? एक भी बैच में नहीं किए हो तुम अभी तक। ठीक है, मैं भी लेट, फिर तुम उसके बाद लेट। चलो सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती, कब? मान लो पिछले साल मैं बहुत भयानक बीमार थी और अकेले घर में थी, और आप बाई चांस मिलने आ गए और आपने देखा कि इसकी हालत तो बहुत खराब है, तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो मैं कहूंगी अगर तुमने मुझे उस समय हेल्प नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। कब की हेल्प की बात है? बोलोगे मैम पास्ट की, क्योंकि अगर हेल्प नहीं किया होता, भाई ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अनफुलफिल्ड है, तुमने हेल्प कर दिया, आज मैं जिंदा नहीं होती। वो कब की बात है? प्रेजेंट इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट है कि मैं जिंदा नहीं होती, यानी जिंदा हूं ना। देखो आवा, यही तो है। अगर पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन का सबऑर्डिनेट क्लॉज ले रहे हो तो हैड प्लस V3 है, और प्रिंसिपल क्लॉज किसका ले रहे हो? प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट का। प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट में याद है प्रिंसिपल क्लॉज क्या था? वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था। देखो खिचड़ी है, ये दोनों क्वेश्चन खिचड़ी है। ठीक है, बस ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है जो खिचड़ी है, अदरवाइज जनरली ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं आते। फिर कहां से आते हैं? मैंने आपको बस ये एक लाइन याद कर लो, इफ वाले में वॉस नहीं आता, हो गया। इफ वाले में विल शाल नहीं आता, हो गया। सब्जेक्ट प्लस V2, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस V2 में वॉस नहीं आता, याद रखना। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उधर वुड हैव प्लस V3, बस खत्म है। कंडीशनल सेंटेंस में 99% सेंटेंसेस इसी में खत्म है। मेरा काम है पूरा दिखाना आपको, इसीलिए मैं पूरा दिखा रही हूं। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारी गाड़ी खराब नहीं हुई होती, पास्ट की बात है, तो हम अभी ऑफिस में होते। ठीक है ना, यानी प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन है। तो प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन में क्या था? याद करो तो, इफ प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन में सब्जेक्ट प्लस V2 था, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था। अब यहां पर गाड़ी खराब नहीं हुई होती, पास्ट की बात है, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कर दिया, जो अभी सिखाया आपको मैंने कि पास्ट वाले में ये होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो अभी हम ऑफिस में होते, प्रेजेंट का इमेजिनेशन, तो प्रेजेंट का इमेजिनेशन में वी वुड बी इन अवर ऑफिस नाउ, ये होगा। यानी कि आंसर 2 है। देखो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है बेटा, इतना रेयर आता है ना, इतना रेयर आता है कि देखो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं था। प्रीवियस क्वेश्चन वो वाला तो कब का आया हुआ था, तो उनको याद भी नहीं था कब का था। अब अगर हाल फिलहाल का देखा तो बस सिर्फ यही मिला, और ये भी क्या मिला? ये भी कुछ नहीं मिला। अगर इसमें देखोगे तो अपने आप खुद सोचोगे पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, तो विल में ही मिस्टेक है। वो तो कोई भी बता देगा कि हैड एंड प्लस V3 में विल तो नहीं आता है ना। मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं था। देखो अब ये एक लास्ट स्ट्रक्चर है, इसको देख लो तो पहले फटाफट। इसका तुमसे हम मांगते रह गए 1 से 13 नंबर पेज तक। अब पिछला जो करेक्शन था उसके साथ तुम दिए नहीं, हाँ दोगे इसके साथ तब मैं देखूंगी मैं। अब पिछला जो मेरा करेक्शन था वो भी दो साथ में।
बेटा आंसर में विल नहीं है, आंसर में वो बोला है कि आपका मिस्टेक कहाँ है, तो टू में है। और मिस्टेक सही कैसे होगा, तो वो वहां दिया है। डिटेक्टिंग एरर में कई बार ऐसे आते हैं जब आपको चारों ऑप्शन दे देता है, बोलता है मिस्टेक किसमें ये बताओ। देखो यहाँ कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ी है ये। इसको रीड करो फटाफट। चलो शुरू करें। जरा ध्यान से देखो इस सेंटेंसेस को। आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगी। आफ्टर आई हैव फिनिश्ड द हाउस होल्ड चोर्स, घर के सारे काम खत्म करने के बाद, जब मैं काम खत्म कर चुकी होंगी। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हमें सच की जानकारी होगी। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो चुका होगा तब। आप एक चीज मार्क कर रहे हो कि ठीक है ये सेकेंड एक्शन है कि मैं ऑफिस तो बाद में जाऊंगी, पहले काम खत्म कर चुकी होंगी। हमें सच की जानकारी होगी जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका होगा। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि फर्स्ट एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। अब यहां पे ये हैज वगैरह कहां से आ गया, इसमें हैज आ गया, उसमें हैव आ गया। ये तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इसमें भी द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, तो इसका मतलब ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर? द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस होना चाहिए था। आफ्टर आई फिनिश द हाउस होल्ड चोर्स होना चाहिए था, घर का काम खत्म करने के बाद। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा दिया है, जबकि अभी तक पढ़े हैं कि फर्स्ट एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगा दिया है? ध्यान से सुनना। चोर्स का मतलब काम होता है बेटा, घर का काम। कई बार फर्स्ट एक्शन के पूरा हो जाने पर जोर होता है, कई बार फर्स्ट एक्शन के पूर्ण होने पर जोर होता है। ऐसे कंडीशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस जाती हूं जब मेरा पूरा घर का काम खत्म हो चुका होता है तब। वो हम लोग को सच मालूम पड़ेगा कब? जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका होगा तब। यानी कि अगर हम एक्शन के कंप्लीशन पे जोर देते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर आप तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लेना जब आप बिल्कुल एक्शन कंप्लीशन की बात करोगे। आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट। नहीं भाई, लेटर मिलने के बाद मुझे रिजल्ट मालूम पड़ेगा। कौन सा होगा? आप कहोगे मैम पहला भी हो सकता है। पहला तो तब होगा ना यार जब रीचेस होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो आप कहोगे अगर रीचेस हुआ तो कौन सा बेहतर होगा? तो बेटा दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों तो नहीं दे देगा। ठीक है, आफ्टर का मतलब ही हो गया उसके होने के बाद। ठीक है, आप इसको आप चेंज कर दो और आप लोग का आज कंडीशनल सेंटेंस चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है,
लेकिन अभी रुक जाओ, आज रुक जाओ, अभी हम थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट किए हैं ना, वो लगा देना। अभी एक बार है ना, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड और हो के आपको मिल जाएगा, उसके बाद उसको देखना। मिल गया तो इसका हमको 15 पेज तो निकाल के दे दोगे ना फिर? नहीं, हमको चाहिए फिर से। हाँ, इसमें लगा दो पूरा, 13 तक लगा के हमको दे दो। चलो अब आओ, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस बेटा क्वेश्चंस उससे नहीं आते। बोलोगे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि यह सीधा सीधा ट्रांसलेशन हो रहा है। कैसे? अगर मैं दिल्ली आता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, इफ आई कम टू दिल्ली, तो आपसे मिलता हूं, आई मीट यू। ये आपका रूटीन है, जब जब दिल्ली आते हो तब तब मुझसे मिलते हो। ये क्या है? ये तो सीधा सीधा रूटीन है। अगर तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, इफ यू आर वेटिंग फॉर मी, तो कल आना, कम टुमारो। अगर तुम काम खत्म कर चुके हो, इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, तो तुम घर जा सकते हो। जब परमिशन दिया जाता है ना, तो मे प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। और देखो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर वो 1 घंटे से सो रहा है, इफ ही हैज स्लीपिंग फॉर एन आवर, तो मैं उसे तंग नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम। देखो, कोई प्रॉब्लम? बेटा देन नहीं आता, इफ का जोड़ा देन नहीं होता, इफ का जोड़ा देन नहीं होता, इसलिए तो के लिए कुछ नहीं लगाओगे, कॉमा लगाओगे। यहां पे देखो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से बन रहा है, इसलिए कहोगे नहीं मैम, आई विल मीट। आई विल मीट तो तब आएगा ना जब आप बोलोगे अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो मिलूंगा। ये तो आपका रूटीन है, जब भी दिल्ली आते हो तो मिलते हो, ये है। तो इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में इसलिए नहीं आते क्योंकि एज इट इज आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो सही होगा। क्वेश्चन कहां से आएंगे? जब आप ट्रांसलेट करोगे और गलत होगा। अगर मैं दिल्ली आऊंगी, इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई के साथ वॉस लगता है। इफ आई वॉस अ डॉक्टर, यही गलत हो गया। और स्ट्रक्चर में गलती तो हम करते ही हैं, इसीलिए 2 स्ट्रक्चर था, जहां गलती करते हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा हो गया कंडीशनल सेंटेंस खत्म। हालांकि लास्ट में हमने आपको स्ट्रक्चर लगा के एक दे दिया है, क्योंकि जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं ना,
उसमें कई बार ऐसा देता है कि आपको स्ट्रक्चर दे देगा या कोई सेंटेंस दे देगा कंडीशनल का और पूछेगा ये किस टाइप का है, ये कौन सा टाइप है, 0 टाइप है, फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है, थर्ड टाइप है। इसलिए मैं अब इसको भी इंक्लूड कर दे रही हूं कि कौन से टाइप का है और लास्ट में पूरा एक साथ सब स्ट्रक्चर दे रही हूं। ठीक है, क्वेश्चन टैग पहले से ही ठीक था, ठीक है, पहले से ही ठीक था, इसीलिए ठीक है, इसीलिए उसमें कोई इश्यू नहीं था। अच्छा, हम लोग वोकैब में कहां थे देखो तुम, हम लोग वोकैब में कहां थे, एक बार चेक कर लो तो बेटा। हम लोग कंडीशनल सेंटेंस भी खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में याद रखना हम लोग पढ़ेंगे, अब बड़ा चैप्टर आएगा बेटा, अब थोड़ा बड़ा चैप्टर आएगा, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। जानते हो आपका जो बैच है ना, इसमें 1-2 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो चैप्टर्स अराउंड 3-4 बार इंप्रूव होके मिल रहे हैं, इसलिए आप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपके बैच में। ठीक है, आपके बैच में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस आपसे पहले सिर्फ एक बैच में हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत है। अभी जैसे एक बैच में नाउन पहली बार हो रहा है, उसमें बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 5 नंबर बैच में मैंने नाउन लिख के पढ़ाया था, तो अभी मैं उसमें पहली बार नाउन टाइप करा के पढ़ा रही हूँ, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता रहता है प्रॉब्लम। 9 नंबर से कौन सा शीट में थे हम लोग, चलो हम लोग अब आ गए पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक, है ना, है ना, है यहां पर थे। ठीक है, चलो ये मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगी, इसीलिए देखो जरा ध्यान से देखना। इसलिए यहीं पर रोका था आपको मैंने, पैंडेमिक में, है ना, पैंडेमिक में ही रोका था मैंने। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, ये तीनों हम बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों वर्ड बीमारी के लिए ही इस्तेमाल करोगे। सबसे पहला चीज, ये तीनों वर्ड हमेशा बीमारी के लिए ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरी बात, पैन मतलब हुआ ऑल और डेमो का मतलब होता है पीपल, तभी तो डेमोक्रेसी में पीपल का रूल चलता है। एपी जहां दिखे समझ जाओ बाहर, और एंडो जहां दिख जाए वहां समझो अंदर की बात है। एंडो से यहां एंडेमिक बना है। ठीक है, एंडो और देखो डेमिक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पैंडेमिक फिर क्या है भाई, इतना भयानक पैंडेमिक झेल चुके हो कि अब कोई पूछेगा तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है पैंडेमिक क्या है, सबको आता है। क्या है? ऐसी बीमारी जो सभी को हो सकती है, a disease that can affect or infect everyone, everywhere, throughout the world, every country, चाहे किसी जेंडर का हो, किसी रेस का हो, किसी कंट्री का हो, किसी धर्म का, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको वो अपने लपेटे में ले सकता है। दैट इज पैंडेमिक। ओके फाइन, तो व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक भाई, एक घर में, गांव के एक घर में किसी को हैजा हुआ, पानी से फैलता है, नदी में जाके वो नहा लिया,
उसी का पानी दूसरे लोगों ने पिया, पूरे गांव में फैल गया। सो एपी का मतलब होता है घर से बाहर निकल के या उस गांव से बाहर निकल के वो पूरा पूरा कंप्लीट बाहर फैल जाए, उसको कहते हैं महामारी, वो एपिडेमिक होता है। जनरली कॉलरा होता था, उसके बाद फिर चेचक की बीमारी जो पहले होती थी, है ना, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, है ना, तो ये पूरे शहर को हो जाता था, क्योंकि छोटा शहर होता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, पता ही नहीं था कि भाई ये टच से फैलता है, ये पानी से फैलता है, ये तो हवा से फैलता है, तो पूरे जगह को अपने लपेटे में ले लेता था। तब उसको महामारी का नाम दिया जाता था, जो एपिडेमिक था। ठीक है, अब एंडेमिक क्या है? कुछ बीमारियां देखोगे आप पाओगे कोई अलग एक, जैसे अफ्रीका को कोई ट्राइब है, बस वहीं पर है। एक बीमारी है जो सिर्फ एक तरह का फ्लाई है, जिसको सेट्सी फ्लाई कहते हैं, हालांकि टीसी ही लोग लिख देते हैं, तो लोग टीसी फ्लाई बोल देते हैं, उसको सेट्सी फ्लाई बोलते हैं। उसी फ्लाई से वो बीमारी फैलता है, तो वो सिर्फ एक जगह पे, एक रीजन में ही वो बीमारी दिखेगा। कुछ बीमारी होता है जो क्या है, वो है इनहेरिटेड, और ऐसे ट्राइब्स अपने में ही शादी करते हैं, वो बाहर वालों से शादी भी नहीं करते, तो वो बीमारी उनके ट्राइब्स में दिखता है, बाहर कहीं नहीं दिखता, यानी एंडो ही रह गया, क्योंकि सेट्सी फ्लाई से फैल रहा है, तो वो वहीं के लोगों में इन्फेक्ट कर रहा है। अगर कोई इनहेरिटेड बीमारी है तो उसी ट्राइब को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाहर वो शादी ही नहीं करते, है ना। तो ऐसी बीमारियां जो सिर्फ अंदर ही अंदर कुछ रीजन में हैं, कुछ ट्राइब में हैं, कुछ लोगों में हैं, जो एक रीजन में रहते हैं, उसको एंडेमिक कहते हैं। बस खत्म हो गया, समझ में आ गया, रूट से समझा दिया मैंने। और देखो क्या लिखा है, पैंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर द होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, एनीवेयर, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है ये बीमारी। ठीक है, एंडेमिक जातीय या स्थानिक बीमारी है ना, स्थानीय होता है, यानी फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। और एपिडेमिक महामारी और वाइड स्प्रेड डिजीज। देखो रख दो, क्लियर? देखो किसी तरह का कोई इश्यू बताओ। अब आओ नेक्स्ट, रूट ध्यान से समझना। MNESIA, MNESIA, बेटा ये जो है ना, ये वर्ड, ये मेमोरी का रूट है, मेमोरी का रूट है। देखो ठीक है, याद रखना, ए लगा दिए, ओके, ए, अन, इन, डिस, है ना, ये सब क्या होता है, कोई भी शब्द को नेगेटिव बना देता है ना। सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, एबिलिटी, इनएबिलिटी, है ना, इसका मतलब है इन, अन, ए वगैरह सबको नेगेटिव बनाता है। इसका मतलब मेमोरी का नेगेटिव, मेमोरी लॉस। एमनेशिया होता है ऐसी बीमारी जब आदमी भूलने लगता है। लेकिन एक और बात है जो बताया गया है कि भाई हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन में सब कुछ स्टोर करने की क्षमता है, जैसे कंप्यूटर में, बस खाली आपको एक प्रोग्रामिंग करना पड़ता है या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि देखो याद करो उस दिन की बात, अच्छा हाँ, क्योंकि कई बार हिप्नोटाइज करके लोगों को कहते हैं पुण्य जन्म में भी पहुंचा दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि ठीक है आपकी बुद्धि जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन आपका जो मेमोरी है, भाई पता नहीं मेमोरी कहाँ है आदमी का, वो लॉस नहीं होता। तो कहते हैं पैनमेशिया, पैनमेशिया मतलब होता है हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सब कुछ याद रखने की क्षमता होती है, यानी द कॉन्टिन्यूशन इन मेमोरी ऑफ ऑल मेंटल इंप्रेशन, जो भी आपके साथ घटित हुआ है। एंड एमनेशिया, इसीलिए क्वेश्चन बेटा इससे नहीं आता, क्वेश्चन एमनेशिया से आता है, क्योंकि ये जो 11 नंबर है ना, ये सिर्फ एक कल्पना है, मान के चलता है कि ऐसा है। बेटा एपिडेमिक को पैंडेमिक नहीं बोलेंगे राजश्री,
कारण क्या है ना, पैंडेमिक में ये क्षमता है कि वो हर जगह पे हो सकता है, यानी वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा पैंडेमिक आया जो सारे एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है ना। इसीलिए पैंडेमिक मतलब ऑल ओवर, एपिडेमिक होता है महामारी, पूरा पूरा गांव या शहर को लपेटे में ले लेता है। अब आओ, जब हम लॉस ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं ना, तो कई बार पूछते हैं लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आता है, यानी आदमी में जो बोलने की क्षमता नहीं होती बिकॉज ऑफ सब मेंटल डिसेबिलिटी या कुछ बीमारी हो गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो लॉस ऑफ जो स्पीच हो जाता है ना, उसको एफेशिया कहते हैं। इसलिए लॉस ऑफ मेमोरी एंड लॉस ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक साथ लगा दिया दोनों को। देखो, दोनों को मैंने एक साथ लगा के छोड़ा है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, पैनोफोबिया। याद रखना, ये फोबिया वर्ड जहां दिखे समझ जाओ डर। और ऑप्टिक फाइबर्स पता है ना कहां होता है आपके, ऑप्टिक नर्व्स कहां होते हैं? बोलोगे मैम आईज में होता है। अगर फिजिक्स के थोड़ा सा भी पढ़े हो एग्जाम के लिए तो ऑप्टिक्स पढ़ते हो, जिसमें आईज से रिलेटेड होता है, कैमरा से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं हम लोग, है ना। पैनोफोबिया, भाई पैन मतलब ऑल है, फोबिया मतलब डर, इसका मतलब हुआ सब चीज से ही डर, सभी चीजों से डर, है ना। और पैनऑप्टिक का मतलब क्या हुआ, यानी पैनऑप्टिक का मतलब, या पैन मतलब ऑल, ऑप्टिक मतलब नजर, यानी कि सब कुछ वाइड व्यू, दूर दूर तक हम सब कुछ देख सकते हैं, दैट इज पैनऑप्टिक। देखो एडजेक्टिव, क्लियर, सब रूट से ही चल रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट आओ, पहले आप इस पेज को देखो। डम नहीं अंजलि, डम का मतलब तो गूंगा होता है, एफेशिया होता है एक बीमारी, कुछ लॉस ऑफ, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है। कल का क्लास अभी तक लोड नहीं हुआ है क्या? चलो, पैंटोमाइम देखो जरा ध्यान से सुनना। पैन का मतलब होता है ऑल, और बेटा माइम जो वर्ड है ना, ये खाली माइम वर्ड भी लोगे ना तो ये पैंटोमाइम के बराबर होगा। माइम बना है मम से, मम मतलब चुप होता है, तो माइम का मतलब चुप रह के जो अभिनय किया जाता है ना। देखिए वो चार्ली चैपलिन को, मिस्टर बीन्स देखना आजकल आता है जो मिस्टर बीन्स है ना, मूक अभिनय। तो पैंटोमाइम का मतलब ये मूक अभिनय है, जब आदमी कुछ अपने कम्युनिकेट कर देता है सारी बातें चेहरे से, एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से, बिना कुछ शब्द कहे, दैट इज पैंटोमाइम। और चाहो तो माइम भी वही सेम होगा। प्रकाश वो मैं करूंगी बेटा, नेक्स्ट लेवल में करूंगी मैं। अभी तो जानते हो इसके पहले के बैचेस में ये सारे वर्ड्स लिखे थे, इसका मैं हिंदी लिखती थी, इंग्लिश लिखती थी क्लास में। अब अभी ये बना है। नेक्स्ट लेवल में जब मैं जाऊंगी तब मैं आपको इसके फर्स्ट पेज में जितना रूट है वो उठा के डाल दूंगी, और उसके बाद सारे वर्ड्स में आऊंगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब इतना जल्दी नहीं बन पा रहा है। पैनोरामा का कोई ऐसा रूट नहीं है, होरामा है एक रूट है, नहीं छोड़ दो उसको। पैनोरामा, पैन मतलब ऑल, पैनोरामा भी वही हुआ बेटा, वाइड व्यू, ठीक है। वाइड व्यू मतलब दूर दूर तक जब आपका दृष्टिकोण होता है ना, दैट इज पैनोरामा। अब 18 नंबर से हम नेक्स्ट, चलो 18 कर लेते हैं, उसके बाद पेज नंबर 7 से अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेर फिश, याद रखना फिश का मतलब मछली होता है, क्वेर का मतलब विचित्र होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मछली नहीं है, यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जिसका अजीब स्वभाव है ना, जिसका अजीब स्वभाव है, यानी कि उसका जो
पर्सनालिटी है बहुत वियर्ड नेचर का है। अ पर्सन हुज बिहेवियर सीन स्ट्रेंज, इसको हम ऑफ एसेंट्रिक बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि एसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र, है ना। एक सेकेंड, मैं आपको रूट का के साथ ये लिख के दे दूंगी। एसेंट्रिक, देन वियर्ड, ठीक है, वो लिख के दे दूंगी आपको, रुक जाओ। 16 नंबर नहीं आया समझ में। 16 नंबर का मैंने बताया, जैसे बेटा मिस्टर बीन्स देखो, आप चार्ली चैपलिन देखो, वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम चुप है और वो सब कुछ कर देता है अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, हाथ से, है ना। तो इसका मतलब वो क्या है, मुंह का अभिनय, यानी वो मम रह के उस सारा का सारा वो बता देता है। आज इतना ही रहने दो।